हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे हिंदी का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो निर्देश है, प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के उत्तर निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दीजिए। ठीक है, एक गद्यांश पढ़ना है और 1 से 4 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हमारी मन की थकावट और ताजगी के लिए सबसे अधिक क्या जिम्मेदार है। हमारी मन की थकावट और ताजगी के लिए सबसे अधिक क्या जिम्मेदार है। तो ऑप्शन ए हमारी निराशा, ऑप्शन बी हमारी मानसिक स्थिति, ऑप्शन सी हमारे शत्रु और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं और इसका उत्तर देते हैं। तो हमारे मन की थकावट और ताजगी के लिए मानसिक स्थिति सबसे अधिक जिम्मेदार है। क्या है यहाँ पे? मानसिक स्थिति। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला है 2 नंबर की शारीरिक योग्यता किसके द्वारा सबसे अधिक नष्ट होती है। शारीरिक योग्यता किसके द्वारा सबसे अधिक नष्ट होती है। तो ऑप्शन ए है स्फूर्ति, ऑप्शन बी है निराशा, ऑप्शन सी है परिश्रम की थकावट और ऑप्शन डी है शांत निद्रा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं और इसका भी उत्तर देते हैं। तो निराशा हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। क्या है? निराशा हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। शारीरिक योग्यता को नष्ट करने वाला इससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे कि निराशा हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। शारीरिक योग्यता को नष्ट करने वाला इससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। तो कौन सा है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि प्रत्येक बुद्धिमान आदमी शारीरिक योग्यता क्यों प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक बुद्धिमान आदमी शारीरिक योग्यता क्यों प्राप्त करना चाहता है। तो ऑप्शन ए समाज सेवा के लिए, ऑप्शन बी है व्यापार वाणिज्य में सफलता के लिए, ऑप्शन सी है लेखक बनने के लिए और ऑप्शन डी है सदा अधिक काम करते रहने और आगे बढ़ते रहने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं और इसका उत्तर देते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि शारीरिक योग्यता को नष्ट करने वाला इससे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है। इसका जहरीला असर इतना भीषण होता है कि महीनों के लगातार परिश्रम की थकावट भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसके प्रतिकूल शांत निद्रा में जो ताजगी मिलती है उससे भी इंद्रियों में स्फूर्ति पैदा हो जाती है। प्रत्येक बुद्धिमान आदमी शारीरिक योग्यता प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह जीवन के किसी भी अवस्था में क्यों न हो, चाहे वह व्यापार वाणिज्य में लगा हुआ हो, पुस्तक लिखना हो, कारीगर हो, समाज सेवा में दत्तचित हो। प्रत्येक अवस्था में वह सदा अधिक काम करते रहने और आगे बढ़ते रहने के लिए आतुर रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या मिला कि प्रत्येक अवस्था में वह सदा अधिक काम करते रहने और आगे बढ़ते रहने के लिए आतुर रहता है। तो प्रत्येक बुद्धिमान आदमी शारीरिक योग्यता क्यों प्राप्त करना चाहता है। तो सदा अधिक काम करते रहने और आगे बढ़ते रहने के लिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि दिए गए गद्यांश का उत्तम शीर्षक क्या हो सकता है। ठीक है, दिए गए गद्यांश का उत्तम शीर्षक क्या हो सकता है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए शारीरिक योग्यता, ऑप्शन बी है समाज सेवा, ऑप्शन सी है निराशा और ऑप्शन डी है मानसिक स्थिति। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है कि तो इसमें मानसिक स्थिति के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, क्या है? मानसिक स्थिति के बारे में बताया गया है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द की पहचान करें। ठीक है, अशुद्ध शब्द बताना है कि इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन है निरपराध, ऑप्शन बी है पयःपान, ऑप्शन सी है निमिलित और ऑप्शन डी है प्रामाणिक। तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें अशुद्ध शब्द है निमिलित। क्या है? ये अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध क्या होगा? तो इसका शुद्ध होगा म में बड़ी की मात्रा होगी। ठीक है, ये क्या है? ये इसका शुद्ध रूप है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। ठीक है, हमको शुद्ध बताना है, इसमें शुद्ध कौन सा है। तो ऑप्शन ए कालिदास, कारल, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है ऐक्य और ऑप्शन डी है इकलौता। ठीक है, तो इसमें शुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो इसमें शुद्ध शब्द है इकलौता। क्या है? ये शुद्ध शब्द है। ठीक है, इकलौता शुद्ध शब्द है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ऑप्शन ए उसकी मांग में सिंदूर नहीं है, ऑप्शन बी है यह इमारत कब बनी थी, ऑप्शन सी है मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है और ऑप्शन डी है मैं आधी आधी आस्तीन की कमीज पहनता हूँ।
तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मैं आधी आस्तीन की कमीज पहनता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, ये शुद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। ठीक है, अशुद्ध वाक्य बताना है कि इसमें अशुद्ध वाक्य कौन है। तो विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। ऑप्शन बी है, यह चीज सपने में भी मिलना दुर्लभ है। ऑप्शन सी है, धन से रहित जीवन व्यर्थ है। और ऑप्शन डी है, मकान के दोनों तरफ दीवार है। तो इसमें हमको क्या बताना है, अशुद्ध शब्द बताना है। तो इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा होगा? तो इसमें अशुद्ध शब्द होगा, वाक्य होगा कि यह चीज सपने में भी मिलना दुर्लभ है। ये क्या है, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो यह चीज सपने में भी दुर्लभ है। यह चीज सपने में भी दुर्लभ है, यहाँ पे मिलना नहीं होगा। ठीक है, मिलना को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये शुद्ध वाक्य बन जाएगा। ठीक है, अगला है, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्दों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्दों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो रचना अथवा बनावट के अनुसार क्या है, शब्दों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? तो ये 3 प्रकार से। कौन कौन से? ठीक है, कितने कितने प्रकार से? तो 3 प्रकार से। कौन से? तो रूढ़ शब्द, फिर उसके बाद यौगिक और फिर योग रूढ़। ठीक है, ये क्या है, 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अगला है, रचना के आधार पर कौन सा शब्द अन्य तीनों से भिन्न है। रचना के आधार पर कौन सा शब्द अन्य तीनों से भिन्न है बताना है। तो ऑप्शन ए है पंकज, ऑप्शन बी है पीला, ऑप्शन सी है नाक और ऑप्शन डी है कान। तो इसमें कौन तीनों से एक भिन्न है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, पंकज। क्या है, ये रचना के आधार पे इन तीनों से भिन्न है। भिन्न क्यों है? क्योंकि पंकज एक क्या है, एक योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, ये एक योग रूढ़ शब्द है। ठीक है, योग रूढ़ शब्द कैसे किसे कहते हैं? तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम विद्यमान है। ठीक है, हमको बताना है कि किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम विद्यमान है। तो ऑप्शन ए है, आप प्रयागराज कब आए। ऑप्शन बी है, वह आपको गाली दे रहा था। ऑप्शन सी है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। और ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमको बताना है कि किसमें निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो इसमें किसमें निजवाचक सर्वनाम होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या है, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है। ये क्या है, इसमें निजवाचक सर्वनाम विद्यमान है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम विद्यमान है। तो ठीक है, निजवाचक सर्वनाम क्या है? तो ये है, आप क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है। किसमें? तो ये निजवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगला है, आप कुछ खा लीजिए। वाक्य में कौन सा सर्वनाम विद्यमान है? ठीक है, आप कुछ खा लीजिए, इसमें हमको बताना है कि कौन सा सर्वनाम विद्यमान है। तो पहला है निजवाचक सर्वनाम, दूसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा वाक्य में कौन सा सर्वनाम विद्यमान है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा कि यहाँ पे जो आप का प्रयोग हुआ है, ये क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप क्या है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। और यहाँ पे जो कुछ का प्रयोग हुआ है, ये क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें कौन सा सर्वनाम प्रयोग विद्यमान है? तो ये है पुरुषवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 2 हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 दोनों हैं। ठीक है, पुरुषवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है, बच्चा रोने लगा। वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया का प्रयुक्त हुआ है? बच्चा रोने लगा, वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया का प्रयुक्त हुआ है? तो ऑप्शन ए निरंतरता बोधक, ऑप्शन बी है आरंभ बोधक, ऑप्शन सी है आवश्यकता बोधक और ऑप्शन डी है अभ्यास बोधक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो बच्चा रोने लगा, वाक्य में क्या है, वाक्य में क्या है, आरंभ बोधक क्या है, संयुक्त क्रिया है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, क्या नेता
क्या अधिकारी सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? क्या नेता, क्या अधिकारी सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? वाक्य में कौन सा अव्यय प्रयुक्त है? ठीक है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा अव्यय प्रयुक्त है। तो ऑप्शन ए संबंध बोधक, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या नेता, क्या अधिकारी सभी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? वाक्य में क्या है? तो वाक्य में कौन सा हमारा, तो ये समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला है यदि रोजगार मिलता तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती। वाक्य में कौन सा काल विद्यमान है? यदि रोजगार मिलता तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती। वाक्य में कौन सा काल विद्यमान है, हमको बताना है। तो ऑप्शन ए भूतकाल, ऑप्शन बी है भविष्य काल, ऑप्शन सी है वर्तमान काल और ऑप्शन डी है ए व बी दोनों। तो यदि रोजगार मिलता तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती, इसमें क्या है? तो इसमें इसमें क्या है? भूतकाल है। और भूतकाल में कौन सा है? तो ये हेतु मद भूतकाल विद्यमान है। ठीक है, कौन सा है? तो इसमें हेतु मद भूतकाल विद्यमान है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। तो ऑप्शन है इच्छावाचक, ऑप्शन बी है संदेहवाचक, ऑप्शन सी है संकेतवाचक और ऑप्शन ए आज्ञावाचक। तो आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, इसमें क्या है कि अर्थ के आधार पर इस वाक्य में क्या है? तो इस वाक्य में है संकेतवाचक क्या है? वाक्य है। ये कैसा है? तो ये संकेतवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला है दिए गए प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को 1 व 6 की संख्या दी गई है। इनके बीच आने वाले 4 अंशों को 4 भागों में बांटकर 2, 3, 4, 5 की संख्या दी गई है। यह चारों उचित क्रम में नहीं है, इन्हें उचित क्रम में चुनिए जिससे एक सही वाक्य का निर्माण हो सके। ठीक है, तो हमारा पहला है छोटे छोटे कार्य वह, फिर उसके बाद दूसरा दिया है उनके छोटे छोटे रहस्य, तीसरा है दिला सकते हैं आपकी, और चौथा है आपको उत्कृष्ट सफलता, और पांचवा है लोकप्रियता को सर्वश्रेष्ठ, और छठा है शिखर पर आरूढ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सबको हमको मिला के क्या है? एक सही वाक्य का निर्माण करना है। ठीक है, कौन सा? तो सही वाक्य है। तो चलिए पहले ऑप्शन से चलते हैं। तो पहला ऑप्शन में पहले तो हम 1 नंबर को ही लेंगे। तो पहला है छोटे छोटे कार्य, फिर उसके बाद 2 नंबर छोटे छोटे कार्य व उनके छोटे छोटे रहस्य। ठीक है, छोटे छोटे कार्य व उनके छोटे छोटे रहस्य, फिर उसके बाद 3 नंबर दिला सकते हैं आपकी, फिर 4 नंबर आपको उत्कृष्ट सफलता। ये क्या है? ये वाक्य का क्या है? निर्माण सही से नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अगर एक लाइन में इन सबको पढ़ते हैं तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं एक लाइन में। तो छोटे छोटे कार्यों व उनके रहस्य, छोटे छोटे रहस्य दिला सकते हैं आपको आपकी उत्कृष्ट सफलता, लोकप्रियता को सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ कर सकते हैं। ये क्या है? ये सार्थक क्रम नहीं बैठ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हम बी नंबर देखते हैं। तो बी है कि पहले 2 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 4 नंबर और 3 नंबर। तो पहले 1 नंबर हम लेंगे छोटे छोटे कार्य वह, फिर उसके बाद उनके छोटे छोटे रहस्य, छोटे छोटे कार्य व उनके छोटे छोटे रहस्य, लोकप्रियता को सर्वोच्च, आपको उत्कृष्ट सफलता, लोकप्रियता को सर्वोच्च के बाद आपको उत्कृष्ट सफलता। ये क्या है? ये वाक्य का सही निर्माण नहीं हो रहा है। तो कौन सा? ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब 3 नंबर इसी तरह से करते हैं। तो 3 नंबर में पहले तो हम 1 नंबर को ही लेंगे, फिर उसके बाद 3 नंबर लेंगे। तो छोटे छोटे कार्य वह दिला सकते हैं, छोटे छोटे कार्य वह दिला सकते हैं, वो के बाद दिला सकते हैं। ये क्या है? ये वाक्य का निर्माण नहीं हो रहा है। क्या है? ये सही निर्माण नहीं हो रहा है। छोटे छोटे कार्य वह दिला सकते हैं आपकी, फिर उसके बाद आपको उत्कृष्ट सफलता। ये क्या है? ये सही वाक्य नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह अब तो बचा एक, तो ये भी यही हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं कि बनता है कि नहीं। तो अब चलिए पढ़ते हैं। छोटे छोटे कार्य वह, फिर उसके बाद 2 नंबर है उनके छोटे छोटे रहस्य, 2 नंबर के बाद 4 नंबर छोटे छोटे कार्य वह उनके छोटे छोटे रहस्य, आपको उत्कृष्ट सफलता। उसके बाद 3 नंबर है दिला सकते हैं, आपकी लोकप्रियता को सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्या है? सही वाक्य का निर्माण हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्नलिखित वाक्य में क्रिया के वृत्ति के किस भेद का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित वाक्य में क्रिया के वृत्ति के किस भेद का प्रयोग हुआ है हमको बताना है। तो क्या है वाक्य? क्या है? हम वाक्य पढ़ते हैं। जरा मेरी सहायता कीजिए, जरा मेरी
सहायता कीजिए। इसमें हमको बताना है कि क्रिया के वृत्ति के किस भेद का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए है निश्चयार्थ, ऑप्शन बी है संकेतार्थ, ऑप्शन सी है संदेहार्थ और ऑप्शन डी है विध्यर्थ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द है। दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए दीप, ऑप्शन बी है सा, ऑप्शन सी है मन और ऑप्शन डी है जल चुका है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। वाचक क्या है? सा क्या है? वाचक है। ठीक है, वाचक किसे कहते हैं? तो उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? वाचक कहते हैं। वाचक किसे कहते हैं? अब यहाँ लिख देते हैं, उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाले शब्दों को वाचक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी है 30 जनवरी, ऑप्शन सी है 11 जून और ऑप्शन डी है 15 मार्च। तो क्या है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? तो ऑप्शन ए चंद्रावली, ऑप्शन बी है कवि वचन सुधा, ऑप्शन सी है भारत दुर्दशा और ऑप्शन डी है विद्या सुंदर। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में है? तो ये विद्या सुंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। विद्या सुंदर क्या है? ये बांग्ला भाषा में है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद करना है तो डिजास्टर टू इन्वायरमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, डिजास्टर टू इन्वायरमेंट टू इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, इसका हमको हिंदी बताना है। तो ऑप्शन ए पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या आपदा है, ऑप्शन बी है पर्यावरण को हानि पहुंचाना सबसे बड़ी समस्या है, ऑप्शन सी है प्रदूषण से होने वाली सबसे बड़ी समस्या है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमको हिंदी अनुवाद करना है। तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका हिंदी अनुवाद होगा कि पर्यावरण को हानि पहुंचाना सबसे बड़ी समस्या है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? ठीक है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं हमको बताना है। तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। तो हिंदी भाषा की कितनी है? तो 5 विख्यात बोलियां हैं। ठीक है, 5, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन कौन सी हैं? तो पहला है मारवाड़ी, ठीक है, दूसरा है कौरवी, तीसरा है ब्रजभाषा, चौथा है अवधी और पांचवा है भोजपुरी। ये सब क्या है? ये सब हिंदी भाषा की विख्यात बोलियां हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं। ठीक है, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है व्यधिकरण, ऑप्शन बी है निपात, ऑप्शन सी है विस्मयादि बोधक और ऑप्शन डी है समानाधिकरण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी निपात। ठीक है, निपात का प्रयोग क्या है? निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, उद्धत का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए विनीत, ऑप्शन बी है सौख्य, ऑप्शन सी है उत्तम और ऑप्शन डी है कोमल। तो उद्धत का विलोम क्या होगा? तो उद्धत का विलोम होगा विनीत। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
अगला है श्री गणेश का विलोम शब्द है। ठीक है, श्री गणेश का विलोम शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए श्री लक्ष्मी, ऑप्शन बी है इति श्री, और ऑप्शन सी है विनाश, और ऑप्शन डी है श्री कार्तिकेय। तो श्री गणेश का विलोम क्या होगा? तो श्री गणेश का विलोम होता है इति श्री। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है इह लोक का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, इह लोक का विलोम शब्द बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए अलौकिक, ऑप्शन बी है देवलोक, ऑप्शन सी है परलोक, ऑप्शन सी है पाताल लोक। तो इह लोक का विलोम क्या होगा? तो इह लोक का विलोम होता है परलोक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। आधेय किसका विलोम है? ठीक है, आधेय किसका विलोम है बताना है। तो ऑप्शन ए विधेय, ऑप्शन बी है लंब, ऑप्शन सी है पूर्ण, और ऑप्शन डी है आधार। तो आधेय किसका विलोम है? तो आधेय आधार का विलोम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है विधवा का विलोम होता है। ठीक है, विधवा का विलोम बताना है कि विधवा का विलोम क्या होगा। तो ऑप्शन ए पवित्र पतिव्रता, ऑप्शन सी है विरहिणी, ऑप्शन सी है आयुष्मती, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो विधवा का विलोम क्या होगा? तो विधवा का विलोम होगा कौन सा ऑप्शन? तो विधवा का विलोम होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या है इनमें से कोई नहीं। विधवा का विलोम क्या होता है? तो विधवा का विलोम होता है सधवा। ठीक है, विधवा का विलोम क्या होता है? तो सधवा होता है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है पिस्तौल किस भाषा से आगत शब्द है? ठीक है, पिस्तौल किस भाषा से आगत शब्द है? तो ऑप्शन है अंग्रेजी, ऑप्शन बी है फ्रेंच, ऑप्शन सी है फारसी, और ऑप्शन डी है पुर्तगाली। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो पिस्तौल किससे है? तो ये पुर्तगाली भाषा से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन है मामिनी, ऑप्शन बी है भामिनी, ऑप्शन सी है खलनायिका, और ऑप्शन डी है काकुली। तो क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्रोध करने वाली स्त्री के लिए, क्रोध करने वाली स्त्री के लिए अब क्या होगा? तो ये होगा भामिनी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है जो सबको समान दृष्टि से देखता हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सबको समान दृष्टि से देखता हो वाक्य के लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन है समदर्शी, ऑप्शन बी है समरूपी, ऑप्शन सी एकांश, और ऑप्शन डी है समतावादी। तो जो सबको समान दृष्टि से देखता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो सबको समान दृष्टि से देखता है उसको हम कहते हैं समदर्शी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला है कि अपाहज का तत्सम रूप क्या होगा? ठीक है, अपाहज का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन ए है विकलांग, ऑप्शन बी है अपादहस्त, ऑप्शन सी है अपूर्ण, और ऑप्शन डी है अपहस्त। ठीक है, तो अपाहज का तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका तत्सम रूप होगा अपादहस्त। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है आत्मा का तत्सम रूप क्या होगा? ठीक है, आत्मा का तद्भव रूप क्या होगा? तो ऑप्शन ए परमेश्वर, ऑप्शन सी बी है ब्रह्म, ऑप्शन सी है आप, और ऑप्शन डी है आत्मज। तो आत्मा का तद्भव रूप क्या होगा? तो आत्मा का तद्भव रूप होता है आप। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो ऑप्शन ए ईट, ऑप्शन बी है ईख, ऑप्शन सी है अंधा, और ऑप्शन डी है एकत्र। तो इसमें तत्सम शब्द बताना है। तो तत्सम शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा एकत्र। क्या है? ये तत्सम शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस में तद्भव तत्सम का सही सुमेल नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि किस में तद्भव तत्सम का सही सुमेल नहीं है। तो ऑप्शन ए उत्साह उत्साह, ऑप्शन बी है उघाड़ना उद्घाटन, ऑप्शन सी है उल्लू उल्लुस्क, और ऑप्शन डी है ऊट ऊष्ट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी। सी क्या है कि उल्लू क्या है? ये तद्भव तत्सम का सही सुमेल नहीं है। उल्लू को क्या होता है? तो उल्लुस्क नहीं होता है, ये क्या होता है? उल्लूक होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है चमन चंचल बालक है। चमन चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है। ठीक है, हमको बताना है कि इस वाक्य में चंचल शब्द क्या है। तो ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी है विधेय विशेषण, ऑप्शन सी है सार्वनामिक विशेषण, और ऑप्शन डी है प्रविशेषण। तो चमन चंचल बालक है। ठीक है, चमन चंचल बालक है, इसमें चंचल क्या है? तो इसमें चंचल है उसका गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला है
निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पत्ति का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, उत्पत्ति का पर्यायवाची नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए उदग्र, ऑप्शन बी है उत्स, ऑप्शन सी है आविर्भाव और ऑप्शन डी है प्रादुर्भाव। तो उत्पत्ति का पर्यायवाची कौन नहीं है हमको बताना है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, उदग्र। ये क्या है, उत्पत्ति का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, किसका है ये? उत्पत्ति का पर्यायवाची नहीं है। बाकी उत्स, आविर्भाव और प्रादुर्भाव ये सब क्या है, उत्पत्ति के पर्यायवाची हैं। ठीक है, उदग्र ये किसका पर्यायवाची है? तो ये ऊंचा का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है जमबुक निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? जमबुक निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो ऑप्शन ए पहाड़, ऑप्शन बी है गीदड़, ऑप्शन सी है गधा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जमबुक किसका पर्यायवाची है? तो जमबुक किसका पर्यायवाची होगा? तो ये होगा गीदड़ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी है शब्द, ऑप्शन सी है अर्थ और ऑप्शन डी है वाक्य। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो ये शब्द को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, शब्द को भाषा की सार्थक सबसे छोटी इकाई माना जाता है। ठीक है, अगला है संधि कितने प्रकार की होती है? संधि कितने प्रकार की होती है? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है। चलिए अगला है सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। ठीक है, सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह हमको बताना है। तो ऑप्शन ए ख छ ठ, ऑप्शन बी है घ च ड और ऑप्शन सी है म स घ और ऑप्शन डी है य द ध। तो हमको बताना है कि महाप्राण वर्णों वाला समूह कौन सा है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ख छ और ठ। ये क्या है? महाप्राण है। महाप्राण किसे कहते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा उसमें व्यंजन ये सब क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म वर्ण कौन से हैं? तो स और ह, ये क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ये सब क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हों वे हैं। जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हैं वे हैं। तो ऑप्शन है वृत्ताकार स्वर, ऑप्शन बी है समृद्ध स्वर, ऑप्शन सी अनुनासिक स्वर और ऑप्शन डी है निर्नुनासिक स्वर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। जब स्वरों का क्या होता है कि जब स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है उसे हम निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है हिंदी वर्णमाला में अंग और अह, यहाँ पे है अंग और अह क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं? ठीक है, अंग और अह क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर और ऑप्शन डी अयोग्य। तो अंग और अह क्या कहलाते हैं? तो ये क्या है? अयोग्य कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से अर्ध विपरीत स्वर कौन सा है? ठीक है, अर्ध विपरीत स्वर बताना है कि वो अर्ध विपरीत स्वर कौन सा है। तो ऑप्शन ए है उ, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है आ और ऑप्शन डी है ए। तो अर्ध विपरीत स्वर कौन सा होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आई क्या है? ये अर्ध विपरीत स्वर है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा अर्ध समृद्ध से भी कम उठती है उसे हम क्या बोलते हैं? अर्ध विपरीत कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? अर्ध विपरीत कहलाते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं ए और
औ, ये सब क्या है, अर्ध विपरीत स्वर है। ठीक है। अगला है उपयुक्त में से कौन सी संधि विद्यमान है। उपयुक्त में कौन सी संधि विद्यमान है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए गुण स्वर संधि, ऑप्शन बी है गुण स्वर संधि, और ऑप्शन बी है यण स्वर संधि, ऑप्शन सी है आदि स्वर संधि, और ऑप्शन डी है वृद्धि स्वर संधि। तो उपयुक्त में कौन सी संधि होगी। तो उपयुक्त का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा। तो ये होगा ऊपरी प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त, ये मिलके क्या बनता है, उपर्युक्त बनता है। तो इसमें क्या है, इसमें छोटी ई और ऊ, छोटी ई और ऊ मिलके क्या बन रहा है। तो छोटी ई और ऊ का मेल हो रहा है। तो यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे यण संधि हो जाएगी, यण संधि। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है। सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद बताना है। तो ऑप्शन ए सत प्लस मार्ग, ऑप्शन बी है सम प्लस मार्ग, ऑप्शन सी है सन प्लस मार्ग, और ऑप्शन डी है सद प्लस मार्ग। तो सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये होगा सत प्लस मार्ग। कौन सी संधि हो जाएगी। तो ये हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला देखते हैं हम। अगला है सीताराम में कौन सा द्वंद्व समास है। ठीक है। सीताराम में कौन सा द्वंद्व समास है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है इतरेत्तर द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है समाहार द्वंद्व, ऑप्शन सी है वैकल्पिक द्वंद्व, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सीताराम में कौन सा द्वंद्व समास है। तो सीताराम में है इतरेत्तर द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। अगला देखते हैं हम। अगला निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास के भेद नहीं है। ठीक है। हमको बताना है कि कौन सा बहुब्रीहि समास का भेद नहीं है। तो ऑप्शन ए तुल्य योग, ऑप्शन बी है व्यतिहार, ऑप्शन सी है समाहार, और ऑप्शन डी है समानाधिकरण। तो इसमें किस में बहुब्रीहि समास का भेद नहीं है हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, समाहार क्या है ये, इसमें क्या है, बहुब्रीहि समास का भेद इसमें नहीं है। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, अब यहाँ से अब सामान्य अध्ययन स्टार्ट हो गया है। तो चलिए अगला है कि ओरेविले आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ओरेविले आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, और ऑप्शन डी है विनोबा भावे। ठीक है। यहाँ पे विनोबा भावे है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओरेविले आश्रम किसके द्वारा क्या है स्थापित किया गया था। तो ये है अरविंद घोष जी के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर में के प्रथम निदेशक कौन थे। प्रोजेक्ट टाइगर के प्रथम निदेशक कौन थे। तो ऑप्शन है कैलाश सांखला, ऑप्शन बी है कृपाल सिंह, ऑप्शन सी है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन सी है रंगनाथ मिश्र। तो प्रोजेक्ट टाइगर के प्रथम निर्देशक कौन थे। तो ये थे कैलाश सांखला। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से किस में बांध और संबंधित नदियों का सुमेल सही नहीं है। ठीक है। हमको बताना है कि किसमें बांध एवं संबंधित नदियों का सुमेल नहीं है। तो ऑप्शन ए लखवार बांध यमुना नदी, ऑप्शन बी है पोंग बांध सतलुज नदी, ऑप्शन सी है श्री सैलम बांध कृष्णा नदी, और ऑप्शन डी है तिहरी बांध भागीरथी नदी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये सही सुमेल नहीं है। ठीक है। पोंग नदी पोंग बांध किस नदी पे है। तो ये सतलज नदी पे नहीं है। ये किस नदी पे है। तो ये ब्यास नदी पे है। ठीक है। ये ब्यास नदी पे है। ठीक है। और कहाँ पे स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है पटाका किस देश की मुद्रा है। पटाका किस देश की मुद्रा है। तो ऑप्शन ए हांगकांग, ऑप्शन बी है सूरीनाम, ऑप्शन सी है सेशेल्स, और ऑप्शन डी है मकाऊ। तो पटाका कहाँ की मुद्रा है। तो ये है मकाऊ की। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है खारा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। ठीक है। खारा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन है ललितपुर, ऑप्शन बी है सोनभद्र, यहाँ पे भद्र होगा, सोनभद्र, ऑप्शन सी है मुजफ्फरनगर, और ऑप्शन डी है सहारनपुर। तो खारा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो खारा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के क्या है, सहारनपुर जिले में है। ठीक है। सहारनपुर जिले में है। किस नदी पे है।
तो असन नदी पे है। किस नदी पे है? तो असन नदी पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है शाहजहांपुर जिले से प्राप्त बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ठीक है, शाहजहांपुर जिले से प्राप्त बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन और ऑप्शन डी कुमारगुप्त। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख उत्तर प्रदेश के शाहजहां जिले से, ठीक है, प्राप्त है। ये किस शासक से संबंधित है? तो ये है हर्षवर्धन से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित थे? ठीक है, 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी है 8। तो कितने महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में? तो इस उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन कौन? अगला है लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण किसने कराया था? लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी है आसफ उद्दौला, ऑप्शन सी है सआउदत और ऑप्शन डी है वजीर अली शाह अली। तो लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण किसने कराया था? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो किसने कराया था? तो आसफ उद्दौला ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, कब कराया था? तो ये 1784 में, 1784 ईस्वी में क्या है, लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण कराया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, सन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है लॉर्ड वेंटिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिंग, है लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसकी रचना है? ठीक है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन सी है एस.एन. सेन, ऑप्शन सी अशोक मेहता और ऑप्शन डी है वी.डी. सावरकर। तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ये है वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी थी? तो ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी ने और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस ने। तो किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है संतरे का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? ठीक है, संतरे का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? तो ऑप्शन है सहारनपुर, ऑप्शन बी है श्रावस्ती, ऑप्शन सी है शाहजहांपुर और ऑप्शन डी है पीलीभीत। तो संतरे का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? तो ये सहारनपुर में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्षार धातुओं की प्राप्ति उत्तर प्रदेश के किस जिले में होती है? ठीक है, क्षार धातुओं की प्राप्ति उत्तर प्रदेश के किस जिले में होती है? तो ऑप्शन ए हमीरपुर, ऑप्शन बी है बांदा, ऑप्शन सी है सोनभद्र और ऑप्शन डी है ललितपुर। तो क्षार धातुओं की प्राप्ति उत्तर प्रदेश के किस जिले में होती है? तो ये होती है बांदा में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि नीलकंठ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? नीलकंठ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए बाराबंकी, ऑप्शन बी है बदायूं, ऑप्शन सी है बांदा और ऑप्शन डी है बुलंदशहर। तो नीलकंठ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है, ये भी क्या है, बांदा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है पटारी नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? ठीक है, पटारी नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? तो ऑप्शन है सीतापुर, ऑप्शन बी है सहारनपुर, ऑप्शन सी है श्रावस्ती और ऑप्शन डी है सोनभद्र। तो पटारी नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? तो ये सोनभद्र में निवास करती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन ए श्रीमती सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी है सुचेता कृपलानी और ऑप्शन सी है सुश्री मायावती और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है
कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला कौन सा है। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला कौन सा है। तो ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है बदायूं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, बदायूं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है किस तिथि को पृथ्वी के दोनों गोलार्ध में दिन व रात बराबर होते हैं। ठीक है, किस तिथि को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। तो ऑप्शन ए है 21 मार्च और 23 सितंबर, ऑप्शन बी है 22 फरवरी और 23 अगस्त, ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर और 23 अप्रैल और ऑप्शन डी है 22 जुलाई और 22 दिसंबर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो किस तिथि को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। तो ये होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन इसमें सुमेल नहीं है। तो ऑप्शन ए है अमगुरी असम, ऑप्शन बी है लालगढ़ झारखंड, ऑप्शन सी है कामपट्टी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है बेल्लारी कर्नाटक। ठीक है, तो इसमें कौन सा सुमेल नहीं है हमको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, लालगढ़ झारखंड। ठीक है, लालगढ़ झारखंड ये क्या है, ये सुमेल नहीं है। लालगढ़ कहाँ पे है। तो ये झारखंड में नहीं है, कहाँ पे है। तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है किस मिट्टी को रेगुड़ कहा जाता है। किस मिट्टी को रेगुड़ कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल मिट्टी और ऑप्शन डी है काली मिट्टी। तो किस मिट्टी को रेगुड़ कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा काली मिट्टी को क्या है, रेगुड़ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वनों में साल व सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वनों में साल व सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन बी है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन सी है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन और ऑप्शन डी है पर्वतीय वन। तो किस वनों में साल व सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है भूकंप के समय निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सबसे अंत में पहुंचती हैं। ठीक है, भूकंप के समय निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें सबसे अंत में पहुंचती हैं। तो ऑप्शन ए पहला है पी तरंगे, दूसरा है एस तरंगे और तीसरा है एल तरंगे। तो हमारा ऑप्शन है पी तरंगे, ऑप्शन बी है एस तरंगे, ऑप्शन सी है एल तरंगे और ऑप्शन डी है पी व एस तरंगे एक साथ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, सबसे लास्ट में कौन आती है। तो सबसे लास्ट में ये एल तरंगे आती हैं। ठीक है, पहुंचती हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस देश की तट रेखा काला सागर से नहीं लगती। ठीक है, किस देश की तट रेखा काला सागर से नहीं लगती हमको बताना है। तो ऑप्शन ए जॉर्जिया, ऑप्शन बी है बुल्गारिया, ऑप्शन सी है सर्बिया और ऑप्शन डी है रोमानिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्बिया की क्या है, तट रेखा काला सागर से नहीं लगती है। ठीक है, अगला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित डॉक्यूमेंट को यदि प्रिंट से पहले प्रीव्यू देखना हो तो किस शॉर्टकट बटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि किस शॉर्टकट। तो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F7, ऑप्शन बी है कंट्रोल प्लस F2 और ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस P और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस W। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से संबंधित डॉक्यूमेंट को यदि प्रिंट से पहले प्रीव्यू देखना हो तो किस शॉर्टकट बटन का प्रयोग किया जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा कंट्रोल प्लस F2 अगर दबाएंगे तो हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है इंटरनेट पर किस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। ठीक है, इंटरनेट पर किस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए TCS/IP, ऑप्शन बी है BCP/IP, ऑप्शन सी है TCP/IP और ऑप्शन डी है HTTP। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये होगा इंटरनेट पर किस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। तो TCP/IP, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है मानवीय हस्तक्षेप के बिना उपकरणों का आपस में संचार स्थापित होने वाले यंत्र का क्या नाम दिया गया है। ठीक है,
मानवीय हस्तक्षेप के बिना उपकरणों का आपस में संचार स्थापित होने वाले यंत्र का क्या नाम दिया गया है? तो ऑप्शन ए रोबोटिक्स प्राइम, ऑप्शन बी है सर्वर एक्सचेंज, ऑप्शन सी है इंटरनेट ऑफ थिंग और ऑप्शन डी है वाईफाई सिस्टम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग कहते हैं, आईओटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उच्च गति क्षमता वाले प्रिंटर बफर में भेजा जाता है, इस कार्य को क्या कहा जाता है? ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उच्च गति क्षमता वाले प्रिंटर बफर में भेजा जाता है, इस कार्य को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए बफरिंग, ऑप्शन बी है डिस्क ट्रांसफर, ऑप्शन सी है स्पूलिंग और ऑप्शन डी है कैशिंग। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उच्च गति क्षमता वाले प्रिंट बफर में भेजा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम स्पूलिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, हमको बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना को उसके समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी है चौथा, ऑप्शन सी है पांचवा और ऑप्शन डी है छठा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जिसे 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1 मई 2016, ऑप्शन बी है 25 सितंबर 2017, ऑप्शन सी है 25 दिसंबर 2018 और ऑप्शन डी है 17 सितंबर 2019। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 1 मई 2016 को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी है CSO, ऑप्शन सी है RBI और ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी CSO द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ठीक है, मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन ए जनता के पास नगद मुद्रा, ऑप्शन बी है बैंकों की मांग जमा, ऑप्शन सी है बैंकों की सावधि जमा और ऑप्शन डी है डाकखानों की मांग जमा। तो किसे नहीं शामिल किया गया है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, डाकखानों की मांग जमा, इसे नहीं शामिल किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का उपकरण नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का उपकरण नहीं है? तो ऑप्शन ए सार्वजनिक ऋण, ऑप्शन बी है संविधिक तरलता अनुपात, ऑप्शन सी है रेपो दर, ऑप्शन डी है नगद आरक्षण अनुपात। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो निम्नलिखित में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का उपकरण नहीं है? तो क्या नहीं है? तो ये होगा हमारा सार्वजनिक ऋण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, हमारे शरीर में नमक की कितनी मात्रा होती है? हमारे शरीर में नमक की कितनी मात्रा होती है? तो ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी है 2%, ऑप्शन सी है 0.4% और ऑप्शन डी है 2.4%। तो हमारे शरीर में नमक की कितने प्रतिशत मात्रा होती है? तो ये होती है 0.4%। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 0.4%। अगला है, पित्तरस का उत्पादन मानव शरीर के किस भाग से होता है? ठीक है, पित्तरस का उत्पादन मानव शरीर के किस भाग से होता है? तो ऑप्शन ए पित्ताशय, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है यकृत और ऑप्शन डी है छोटी आंत। तो पित्तरस का उत्पादन शरीर के किस भाग से होता है? तो पित्तरस का उत्पादन शरीर के कहाँ पे होता है? तो यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, कीटाणुनाशक DDT बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कीटाणुनाशक DDT बनाने में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए कोलेस्ट्रोन, ऑप्शन बी है क्लोरल, ऑप्शन सी है क्लैथरेट और ऑप्शन डी है कोलेस्ट्रान। तो कीटनाशक DDT बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो DDT बनाने के लिए क्लोरल, ठीक है, क्लोरल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मोटर गाड़ी
को ठंडा रखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए स्फेरोमीटर, ऑप्शन बी ए रेडिएटर, ऑप्शन सी है रेफ्रिजरेटर और ऑप्शन डी पायरोमीटर। तो मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, किसी वस्तु के आयतन में होने वाले परिवर्तन को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? किसी वस्तु के आयतन में होने वाले परिवर्तन को किस यंत्र द्वारा मापा जा सकता है? तो ऑप्शन ए क्वाड्रेंट, ऑप्शन सी है डाइलेटोमीटर और ऑप्शन डी है ग्रेवोमीटर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा डाइलेटोमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल औसतन कितने दिन का होता है? ठीक है, आरबीसी का जीवन काल बताना है कि कितने दिन का होता है। तो ऑप्शन ए 120 दिन, ऑप्शन बी 140 दिन, ऑप्शन सी 160 दिन और ऑप्शन डी 180 दिन। तो कितना दिन होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, औसतन 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारीय कार्यदल की स्थापना कब की गई थी? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए वर्ष 1976, ऑप्शन बी वर्ष 1983, ऑप्शन सी वर्ष 1988 और ऑप्शन ए वर्ष 1991। तो कब स्थापना की गई थी? तो ये 1988 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, महावीर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? महावीर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गोवा और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो महावीर अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये है गोवा में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी है कर्नाटक और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो वन विहार अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सर्वाधिक प्रतिशत आबादी हिंदू है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सर्वाधिक प्रतिशत आबादी हिंदू है? तो ऑप्शन ए चित्रकूट, ऑप्शन बी है ललितपुर, ऑप्शन सी है श्रावस्ती और ऑप्शन डी है मैनपुरी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट में क्या है? सबसे ज़्यादा आबादी हिंदू की है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? ठीक है, हमको बताना है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? तो ऑप्शन है 985, ऑप्शन बी है 990, ऑप्शन सी है 996 और ऑप्शन डी है 945। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो भारत में अनुसूचित जाति का लिंग अनुपात कितना है? तो ये 990 है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमृत सरोवर स्थापित करने में प्रदेश में प्रथम स्थान रहा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अमृत सरोवर स्थापित करने में प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है? तो ऑप्शन है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है ललितपुर, ऑप्शन सी है सीतापुर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, लखीमपुर खीरी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए अमृतानंदमयी देवी, ऑप्शन बी है किरण खेर, ऑप्शन सी है निर्मला सीतारमण और ऑप्शन डी है वंदना देवनंदिनी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अगला है, मार्च 2023 में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, और मार्च 2023 में 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन है दिल्ली में, ऑप्शन बी है गोवा में, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ में और ऑप्शन डी है मुंबई में। तो कहाँ किया गया था? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है, सी इज वीमेन इन स्टीम नामक पुस्तक के लेखिका कौन है? ठीक है, सी इज वीमेन इन स्टीम नामक पुस्तक के लेखिका कौन है? तो ऑप्शन है गीतांजलि श्री, ऑप्शन बी है निरुपमा तिवारी, ऑप्शन सी है सुप्रीत के सिंह और ऑप्शन डी है अंजुम चौधरी। तो सी इज वीमेन इन स्टीम के लेखिका कौन है? तो ये है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा
सुप्रीत के सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है अभ्यास डस्ट लीग 2023 का आयोजन फरवरी 2023 में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संपन्न हुआ। ठीक है, अभ्यास डस्ट लीग 2023 का आयोजन फरवरी 2023 में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संपन्न हुआ। तो ऑप्शन ए है तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन बी है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है इजराइल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अभ्यास डस्ट लीग किसके बीच होता है। तो भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।